जब एक स्त्री अपनी पीढ़ी को बढ़ाने के लिए तैयार हो जाती है, कन्फ्लिक्ट एक ही आएगा, बच्चे की चिंता। हमें करना क्या है? हमें इन वरी से बाहर निकलना है। हम जो अननेसेसरी चिंताओं में लगे रहते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम क्या दिन भर सोच रहे हैं। हर एक सोल इस अर्थ प्लेनेट पर ग्रो करने आई है। नमस्ते फ्रेंड्स, अपने वुमेन स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। जो अभी पिछली बार हमने समझा ब्रेस्ट का फंक्शन, नरिशमेंट, बच्चे एंड घर। तो जब यहाँ प्रॉब्लम आएंगे ब्रेस्ट अफेक्ट होंगे। अभी हम आगे समझेंगे ओवरीज एंड यूट्रस। ओवरीज यानी गर्भाशय के, यानी जब जो हमारा यूट्रस है उसकी दोनों साइड जो ओवल इतने शेप के जो ऑर्गन रहते हैं, अंडाशय बोलो या ओवरीज बोलो, जहाँ वो फॉलिक्यूलर पार्ट है, वहाँ पे हर महीने बहुत सारे एग्स बनते हैं और वो उस एग में से एक एग मैच्योर होता है, परिपक्व होता है और वो फूटता है और वो फूट के जो दोनों साइड फैलोपियन ट्यूब है यूट्रस की, वहाँ से ट्रैवल होके यूट्रस में आता है। तो फ्रेंड्स, ये ओवरीज जो है उसको मेन फंक्शन है एक फीमेल को फेमिनिटी देना, यानी एक स्त्री को उसका स्त्री तत्व देना। दूसरा उसका फंक्शन है सेक्सुअलिटी। तीसरा फंक्शन इसका जो है वो प्रोक्रिएशन, कि जब एक स्त्री आगे अपनी पीढ़ी को बढ़ाने के लिए, यानी कि अपने बच्चे को पैदा करने के लिए जब तैयार हो जाती है, तब ये ओवरीज जो है वो एग बनाना शुरू करती है। ये शुरुआत होती है जब एक गर्ल को, एक लड़की को जब पीरियड्स आते हैं 13 से 15 साल की उम्र में। किसी को 1-2 साल आगे हो सकता है, किसी को 1-2 साल पीछे हो सकता है। ये जो पार्ट है ओवरी का, ये ओवरी का फंक्शन जो है तीसरा है मदरहुड। जब हम मदरहुड को फील करने के लिए तैयार हो जाते हैं तब हमारी ओवरीज वो मैच्योर हो जाती है और वो एग प्रोड्यूस करती है और वो एग को आगे के फंक्शन के लिए रेडी करती है। तो ओवरीज जो है वो अफेक्ट कब होती है? ओवरीज जो है एस्ट्रोजन पैदा करती है, प्रोजेस्टेरोन पैदा करती है। ये जो हार्मोन्स हैं वो ओवेरियन हार्मोन्स हैं। वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे मंथली जो पीरियड आते हैं वो साइकिल के लिए, और ये जो हार्मोन्स है रिस्पॉन्सिबल है प्रेगनेंसी के लिए। ये जो हार्मोन्स है ये जब कम होना, ये ख़त्म तब हो जाते हैं ओवरी का फंक्शन जब हमारे 45 to 50 ईयर्स, 45 से 50 साल के बीच में जब पीरियड्स चले जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं मेनोपॉजल एज। ओवरी का फंक्शन 13 साल से शुरू होता है, 50 साल तक कंटिन्यू रहता है। यानी एक वूमन 13 साल से लेके 50 साल तक बच्चे पैदा कर सकती है, क्योंकि जब तक वो एग बनते रहेंगे तब तक रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्शन, यानी कि आज हम जो है हमारे आगे की पीढ़ी जो है उसको प्रोड्यूस करना, जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन शुरू हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक फीमेल में वो शुरू रहता है। तो ओवरी अफेक्ट कब होती? ओवरी का मेन जो रिलेशन है एक बच्चे के साथ है, और जैसे हमने ब्रेस्ट में समझा, फीमेल के सारे जो ऑर्गन्स हैं कहीं ना कहीं बच्चा फैमिली से रिलेटेड होंगे ही होंगे। क्योंकि एक वुमन की लाइफ जो है अगर हम समझे तो एक आती है बच्चों से और परिवार से। आज हम और एक लाइफ जी रहे हैं, वो है प्रोफेशनल, तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले ओवरीज जब डिस्टर्ब होती है, यानी उसके जो फंक्शन डिस्टर्ब हुए, उसका जो नॉर्मल हेल्दी फंक्शन है वो बिगड़ा, कब? तो बीमारियां क्या क्या आती है और उसकी बीमारियों से शरीर में क्या होता है? तो पहला पीसीओडी, जो बहुत कॉमन है, कि जो हमारी एग प्रोड्यूसिंग ओवरी है, जो अंडे बनाती है, एग को प्रोड्यूस करती है,
वो उसमें फॉलिकल्स तो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, यानी एग्स तो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, पर वो वहाँ से सेपरेट नहीं होते, वो फूटते नहीं और वहीं के वहीं जमा हो जाते हैं। तो ओवरी का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं पीसीओडी। उसके कारण शरीर में क्या क्या चेंजेस आते हैं? पीरियड्स लेट होना, 6 महीने साल तक नहीं आना, बिना दवाई के मंथली मासिक स्राव नहीं होना। दूसरा कि या तो फिर आया तो बहुत लंबा चलेगा, यानी महीना महीना भर चलेगा, जिसको हम मेट्रोरेजिया बोलते हैं। या फिर क्या होगा, बिल्कुल पीरियड्स ही नहीं आएंगे, थोड़ा सा 1-2 दिन स्पॉटिंग हुआ और ख़त्म हो जाते हैं। दूसरा, ओवरीज का कैंसर होना, ओवरीज जो है उसका फंक्शन ख़त्म हो जाना, यानी एट्रोफी ऑफ ओवरीज। चॉकलेट सिस्ट, यानी जो ओवरी में जो फॉलिकल्स बने, यानी कि जो पानी जैसे परपोट है, यानी उसको हम फॉलिकल बोलते हैं, उसमें एक एग रहता है, वो बनते हैं तो वहाँ ब्लड होना, तो उसको बोलते हैं चॉकलेट सिस्ट, हेमरेजिक सिस्ट। तो फ्रेंड्स, ये कॉमन ओवरीज के डिजीज़ है। तो जब पीसीओडी होता है, बहुत कॉमन है ये पीसीओडी। तो पीसीओडी में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है, यानी ये जो हार्मोन दोनों है, वो उसका फंक्शन जो है डिस्टर्ब हो जाता है। तो क्या होता है ना कि अभी एग जो है वो बन तो रहे हैं पर फूट नहीं रहे, तो क्या होगा, पीरियड्स नहीं आएंगे। अगर पीरियड्स नहीं आएंगे तो बॉडी में उसके साथ होगा वेट गेन, वजन बढ़ता है। हर्सुटिज्म, यानी ये चीन पर फीमेल्स को यहाँ चीन गाल पर बाल नहीं होते, तो वहाँ पे ये बाल आना शुरू हो जाएंगे, मुस्टेच पर बाल आना शुरू हो जाएंगे, चेस्ट पे बाल आना शुरू होंगे, एब्डोमेन यानी पेट पे बाल आना शुरू हो जाएंगे, छाती पे, पेट पे, इन जगह बाल आना, पीरियड्स का नहीं आना, वज़न बढ़ना और चेहरे पे पिंपल्स आना। ये चारों तकलीफ एक ही बीमारी में होता है, जिसको बोलते हैं पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये जब साथ साथ सब आ जाता है तब ये बीमारी पैदा होती है। और अगर ये कंटिन्यू रहा, अगर ये ठीक नहीं हुआ, तो आगे वो फीमेल बच्चे पैदा करने में तकलीफ होती है उनको। फिर हम जो मेडिसिन लेते हैं, वो मेडिसिन ओवरी के फंक्शन को बढ़ाएगी, फिर वो इंजेक्शन लगते हैं कि जो जो ओवम है उसको फूटने में मदद करेगा, तो ऐसे उसकी ट्रीटमेंट चलती है। पर फ्रेंड्स, अभी आज हम समझेंगे ये होता क्यों है, और वो नेचुरली हम अपने अंदर क्या फेरफार करके इसको ठीक कर पाए, वो समझना है मेन। ये आता है लॉस कॉन्फ्लिक्ट से। लॉस यानी हमारा खुद का, या तो लव्ड वन जो हमारा बच्चा है, हस्बैंड है, फादर है, या फिर जिसको हम बच्चे जैसा मानते हैं वो पर्सन है, बेटी है, कोई भी है, जो बहुत नियर डियर वन है, उसकी डेथ हो जाना, उनका परमानेंटली हमारी लाइफ से चला जाना। ये एक कॉन्फ्लिक्ट है जिसको हम बोलते हैं लॉस कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि ओवरीज जो है वो पूरे लॉस कॉन्फ्लिक्ट के उसका डिस्टर्ब होना शुरू होता है। दूसरा, आज अगर हम वर्किंग वूमन देख लें, तो वर्किंग वूमन के लिए उसका जॉब, अगर उसने वो जॉब को बहुत प्यार से नरिश किया है, अपना जी जान लगाया है, कोई प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर उसने बहुत जी जान लगाया, अगर वो भी उसके हाथ से चला जाएगा, देन अगेन तो भी उसको हम लॉस कॉन्फ्लिक्ट बोल सकते हैं। तीसरा जो है एक फीमेल की आइडेंटिटी, कि आज एज ए वूमन मेरी वैल्यू नहीं है, तो मैं क्या बन जाऊँ, तो मैं बन जाऊँ मेल। तो मैं अगर वैल्यू पाने के लिए लड़का होता तो अच्छा होता। अगर जब ये भावनाएं शुरू हो जाती है, तब क्या होता है, हमारे अंदर जो हार्मोन्स है, स्त्री हार्मोन्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन कम होना शुरू हो जाते हैं, और टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन जो पुरुष हार्मोन है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। स्त्री में और हर पुरुष में सारे हार्मोन्स प्रेजेंट रहते हैं, पर टेस्टोस्टेरोन फीमेल में बहुत कम फंक्शन, यानी बहुत ही कम मात्रा में पैदा होता है। एंड्रोजन भी बहुत कम मात्रा में पैदा होता है। पर जब ये एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन डाउन होता है,
देन ये बढ़ता है। क्यों? क्योंकि अभी मैं फीमेल जैसा नहीं रहना चाहती। क्यों? क्योंकि मैं फीमेल बन के रहती हूँ तो बहुत सारे मेरे साथ इनजस्टिस होता है, मेरी फेमिनिज्म, मेरा स्त्री तत्व जो है उसको वैल्यू नहीं मिल रही है, मेरे काम की वैल्यू नहीं मिल रही है। देन तो अच्छा है ना उससे कि मैं पुरुष बन जाऊं। तो फिर ये अपने आप बॉडी में चेंजेस होता है, जैसे हमारी साइकी बदलती है, जैसे हमारे विचार बदलते हैं, बॉडी वही उसी तरह से शेपिंग करने लग जाती है। तो एक ये पार्ट है। दूसरा, अब्यूज़। जब कोई बेटी बच्ची सेक्सुअली अब्यूज़ होती है चाइल्डहुड में, किसी भी पर्सन से, फादर से, नेबर से, पड़ोसी से, किसी भी फैमिली मेम्बर से, या ऐसे जनरलाइज, तो जब वो सेक्सुअल अब्यूज़ जो है वो उसके अंदर एक जो भाव पैदा करती है, क्या है वो भाव? वो डिस्गस्ट का जो भाव है। तो वो क्या करेगा बॉडी कि अगर मैं अच्छी दिखी, अगर मैं ऐसे ही दिखूंगी सुंदर, तो क्या होगा? लोग और मुझे अब्यूज़ कर देंगे। तो उससे अच्छा है कि मैं अपनी सुंदरता को ही खो दूँ, मैं अगली बन जाऊँ, मैं मोटी हो जाऊँ, मैं लड़की से लड़का बन जाऊँ, तो जाके मुझे कोई अब्यूज़ ना करे, मुझे कोई सेक्सुअली हरेसमेंट ना करे। तो फ्रेंड्स, फिर होना शुरू हो जाता है पीसीओडी, फिर ओबेसिटी, कि मैं अच्छी दिखूंगी तो लोग मुझे अब्यूज़ करेंगे ना, अगर मैं अच्छी ही नहीं दिखूंगी तो मेरी तरफ देखेंगे नहीं, मेरी तरफ देखेंगे नहीं तो मुझे सेक्सुअली भी अब्यूज़ नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बॉडी ने क्या किया? अपने आप एक शेप ले लिया। कैसा शेप? खुद को बचाने के लिए एक डिफेंसिव लेयर बना लिया। तो पीसीओडी होगा, शरीर बिगड़ेगा, चेहरा भी गंदा होगा, एक्ने से वजन बढ़ेगा, पीरियड्स ही नहीं आएंगे, तो फिर कोई मुझे सेक्सुअली अब्यूज़ ही नहीं करेगा। लॉस, जैसे हमने बोला, नियर डियर वन का, हाँ, जब बच्चा, अभी नावा डेज ये कब होता है? जब बच्चा अब्रॉड पढ़ने चला जाता है, बच्चा बीमार बहुत ज़्यादा रहता है, तो वो लॉस का डर। हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि या तो वो हकीकत में होगा या वो मदर को डर होगा। अगर कोई फियर भी आ गया, कोई डर भी बैठ गया कि ये ना हो जाए, दूर ना चला जाए, तो भी क्या होगा? तो भी वो पैदा करेगा किसको? ओवरीज के प्रॉब्लम को। जब बच्चा, ये जो बात है, ये कब? मेनोपोजल एज, यानी कि जब पीरियड्स जाने का समय रहता है 40 साल के बाद, तब ये ओवरी का प्रॉब्लम जो आता है, कैंसर ऑफ ओवरीज, क्यों होता है? कि जब बच्चा माँ से परमानेंटली दूर चला गया, घर में जब झगड़े हुए, कन्फ्लिक्ट्स हुए, बच्चा माँ को छोड़ के चला गया कि अभी ये कभी वापस नहीं आएगा, या विदेश चला गया, या फिर हॉस्टल जब भेजते हैं, तब भी कई सारी मदर में हमने देखा है कि ये ओवेरियन प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। अगर कन्फ्लिक्ट बहुत डीपर, बहुत सीवियर है तो कैंसर होगा, अगर थोड़ा है तो पीसीओडी होगा। जितना ये कन्फ्लिक्ट की सिवियरिटी, और अगर वो कन्फ्लिक्ट बहुत लंबे समय तक चला, एक, और उसकी सिवियरिटी बहुत ज़्यादा, इसका प्रहार अगर बहुत ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा? कैंसर होगा। तो ये आ गया लॉस कॉन्फ्लिक्ट। अभी हम समझेंगे कि यूटरस अगर अफेक्ट होगा तो क्या होगा। दूसरा पार्ट है फेमिनिज्म का, वो है हमारा गर्भाशय, वोम्ब, यूटरस, या जो भी बोले हम। तो उसके 3 लेयर है यूटरस के। एक अंदर का जिसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम, एक मिडल लेयर जिसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम, और एक बाहर का लेयर। जो 3 लेयर है, तो 3 लेयर में अंदर का जो लेयर है उसका काम है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा हमारे ब्लड सप्लाई रहते हैं। जो बच्चा, जब 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 कोई स्त्री प्रेग्नेंट होती है, तब वो बच्चे को जो नरिशमेंट चाहिए, वो नरिशमेंट, वो प्लेसेंटा अंदर की जो वॉल रहती है, वहाँ पे वो इम्प्लांट होता है। देन वहाँ से उनको ब्लड सप्लाई मिल जाती है कॉर्ड के द्वारा, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड, और वो बच्चे के साथ जुड़ा रहता है। जैसे मैंने आगे बोला
कि हर एक वुमन के ऑर्गन बच्चे के साथ जुड़ा ही रहेगा। तो एंडोमेट्रियम का फंक्शन है, अगेन मैं बोल रही हूँ, कि बच्चे को एक वार्म, एक ऐसी जगह प्रोवाइड करना जहाँ वो सेफली ग्रो हो पाए, जहाँ पे सुरक्षा से वो बड़ा हो पाए, उसको सेफ्टी रहे और उसका ग्रोथ होता रहे। तो एंडोमेट्रियम जो है यानी गर्भाशय जो है, उसका मेन रोल क्या है? बच्चे को 9 महीने तक पेट में रखना, फिर वो अपने आप वो मसल स्पाज़म ऐसे ऐसे यूट्रस होता है, फिर वो बच्चा नीचे आता है और नॉर्मल डिलीवरी होती है। अभी जब वो डिलीवरी नहीं हो रही है तो बाकी के समय में गर्भाशय का रोल क्या है? जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये मेन हार्मोन है, स्त्री हार्मोन। ये जब कम ज़्यादा होते हैं और जब मंथली पीरियड्स आते हैं तो बाकी के 20 दिन में अंदर एक वॉल बनती है अंदर की साइड पे। जब प्रेगनेंसी रहती है तो वो वॉल और थिक होती है और बच्चे को नरिश करती है। जब प्रेगनेंसी नहीं रहती तो वो जो अंदर बनी वॉल वो ओवम के साथ, यानी जो वो एग ओवरी से आया है उसके साथ वो शेड ऑफ हो जाती है, पीरियड्स के रूप में बाहर निकल जाती है। अगर वो दीवार ज़्यादा बनती है तो पीरियड्स बहुत ज़्यादा आता है, वो कम बनती है अगर तो वो पीरियड्स कम आते हैं। तो बहुत ज़्यादा जिसको वॉल बनती है, ये तो अगर यूट्रस की बीमारियां अगर हम समझें तो क्या क्या है? एक जो बीमारी है वो है एंडोमेट्रियोसिस। दूसरी जो बीमारी यानी गर्भाशय की जो वॉल है वो कहीं बाहर बनना शुरू हो जाना, यानी यूट्रस के बाहर, ओवरीज के ऊपर, फेलोपियन ट्यूब के ऊपर, या यूट्रस की बाहर की दीवार की तरफ बन जाना, यानी उसका मिसप्लेसमेंट हो जाना। जो बननी चाहिए अंदर और वो टिश्यू और वो जो पार्ट है वो कहीं और बन जाता है। दूसरा आता है कि वो जो वॉल है एडिनोमायोसिस, ये बहुत कॉमन टर्म है। डिलीवरी के बाद यूट्रस की जो वॉल है वो थिक हो जाती है, यूट्रस की साइज़ बड़ी हो जाती है, बोलते हैं आपका यूट्रस, आपकी बच्चेदानी जो है बड़ी हो गई है। वो बच्चेदानी बड़ी हो जाना, गर्भाशय का बड़ा हो जाना, फूल जाना, अंदर की जो वॉल है, दीवार है, वो थिक हो जाना, एक ये प्रॉब्लम है। एक ये बहुत ज़्यादा पतली दीवार बनना, तो पतली दीवार बनेगी तो बच्चे को वो नरिश नहीं कर पाएगी। तो जिन लोगों को वॉल पतली है उनको भी प्रेगनेंसी रहने में दिक्कत है, जिसकी बहुत ज़्यादा बड़ी है उसको भी प्रेगनेंसी रहने में दिक्कत है। और जो ज़्यादा थिक वॉल हो जाना वो तो मोस्टली बच्चे का, जैसे हम बोलते हैं ना कि बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, आफ्टर 35-40s ये तकलीफ़ शुरू हो जाती है। बट अगेन वो भी रिलेटेड है बच्चे के साथ ही, बहुत कम पीरियड्स आना, बहुत ज़्यादा पीरियड्स आना, यूट्रस का कैंसर होना, ये अंदर की वॉल की बात कर रही हूँ मैं। फिर यूट्रस में गांठें होना, मसा यानी पॉलिप होना, ये कॉमन जो हम सिनारियो देखते हैं, कॉमन बीमारियां है ये। क्यों आई? जब एक मदर ऐसा महसूस कर रही है कि मैं मेरे बच्चे को जो देना चाहती हूँ, जो उसको सपोर्ट केयर देना चाहती हूँ, वो मैं नहीं दे पा रही हूँ, या उनको बच्चे की वरी जो है वो नेस्ट वरी नहीं, कि बच्चा अगर ग्रो नहीं कर पा रहा है तो क्या होगा? यूट्रस अफेक्ट होगा। बच्चे को, उनको लगता है कि बच्चा अभी मेरा ये कर नहीं पाएगा, उसके जीवन में वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो वो बच्चों को जो सपोर्ट करना चाहती है वो नहीं कर पा रही है। वो बच्चे को जो पोषण देना चाहती है, उसकी जो हेल्प करना चाहती है, अगर वो नहीं कर पा रही है तो उनका यूट्रस अफेक्ट होगा। क्योंकि यूट्रस क्या है? वो घर है बच्चे का। अभी ये आया अंदर की वॉल, और ज़्यादातर ये 35 के बाद, इसीलिए ये एडिनोमायोसिस होता है। बहुत ज़्यादा पीरियड्स आते हैं, बंद नहीं होते, 15-15, 20-20 दिन, बहुत ज़्यादा गट्ठे आते हैं, क्लॉट्स आते हैं। वो इसलिए वो जो मदर को बच्चे की चिंता ज़्यादा होती है, बच्चे का कहीं अफेयर होना, बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं होना, कि इसका जीवन बिगड़ जाएगा, ये बच्चा मेरा आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो फिर
यूट्रस अफेक्ट अंदर की वॉल होगी। अभी सेकंड वॉल मायोमेट्रियम की जो मिडल लेयर है वो क्यों अफेक्ट होगी? वहाँ पे फाइब्रोइड बनते हैं, जो हम सोनोग्राफी में जो देखते हैं कि यूट्रस का फाइब्रोइड बन गया, यानी कि गांठें बन गई। क्यों बन गई? उसका जो दूसरा लेयर है वो मसल का है, स्नायु का बना हुआ है। उसका काम है स्ट्रेंथ बनाना, कि जो यूट्रस है उसकी स्ट्रेंथ, उसको ताकत देना, स्ट्रेंथ देना, ताकि वो 9 महीने तक माँ बच्चे को होल्ड कर पाए। सिर्फ अंदर की वॉल का काम है नरिशमेंट का और मिडल लेयर का काम है सपोर्ट का। तो जब मदर फील करती मेरा बच्चा कमज़ोर है, तो वो क्या करेगी? बच्चे को सपोर्ट देना चाहेगी। तो ये यहाँ से सपोर्ट देना चाहती है, नहीं दे पा रही, तो यहाँ पे क्या होगा? जो मायोमेट्रियम है, जो मिडल लेयर, मसल की जो लेयर है, वहाँ पे गांठें बनना शुरू हो जाती। यूजुअली कोई तकलीफ होती नहीं है फाइब्रोएडिनोमा में, पर फिर भी निकाल देते हैं इस डर से कि आगे जाके वो कैंसर ना बन जाए। तो ये मायोमेट्रियम फाइब्रोएडिनोमा एक ब्रेस्ट में होता है सेम, और दूसरा यहाँ पे होता है। तो ये जो ट्यूमर है, फाइब्रोइड बोलते हैं हम इसको, फाइब्रोइड जो है मसल की लेयर में बनते हैं, वो टफ रहते हैं। जब वो नियर टू, जब वो एंडोमेट्रियम के पास होते हैं तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, और किसी किसी को पता भी नहीं चलता वो, और पीरियड्स चले जाते हैं अपने आप, वो डिज़ोल्व भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमें करना क्या है? हमें इन वरी से बाहर निकलना है। जब हम वरी से बाहर निकल, और फाइब्रोइड जब बन जाते हैं ना, फिर उसको हीलिंग में टाइम चाहिए। कन्फ्लिक्ट एक ही आएगा, बच्चे की चिंता, बच्चे का सपोर्ट करना। बच्चे को मदर सपोर्ट करना चाहती है, नरिश करना चाहती है, नहीं कर पा रही है, तो ट्यूमर तो होगा। पर हमें बस यही तो रिजॉल्व करना है, ठीक करना है लाइफ में, कि हम जो अननेसेसरी वरी, अननेसेसरी चिंताओं में लगे रहते हैं, कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम क्या दिन भर सोच रहे हैं, क्या मेरी इस सोच से बच्चे को हेल्प होगी, क्या मेरी ये चिंता मेरे बच्चे को मदद कर पाएगी। हम लोगों ने आज तक सुना है कि चिंता और चिता में कोई फ़र्क नहीं होता। तो अगर हम इतनी ही चिंता करते रहेंगे, खुद बड़ी बीमारियों का भोग बनेंगे, और जिस फैमिली की हम चिंता कर रहे हैं कि ये मेरी फैमिली को ये तकलीफ़ ना हो, वो ना हो, वही चिंता में पड़ जाते हैं, क्योंकि हम बीमार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें अवेयर रहना है, हमें सॉल्यूशन ढूंढने हैं कि अगर ये बेटा मेरा यहाँ मुसीबत में है तो मैं उसके लिए क्या सॉल्यूशन ढूंढूं ताकि उनकी लाइफ ठीक हो। और दूसरा, एक अवेयरनेस चाहिए कि हर एक सोल इस अर्थ प्लेनेट पर ग्रो करने आई है, तो मेरा बेटा भी यहाँ या बेटी भी उनकी लाइफ के चैलेंजेस को लेके वो आगे लर्न करेंगे, लर्न करके जीवन में ग्रो होंगे। अगर सब काम माएँ ही करेंगी, मदर ही सब करेगी, तो बच्चे का ग्रोथ कैसे होगा? बहुत ज़्यादा जो ओवर प्रोटेक्टिंग मदर है, जो बच्चों को आज तक नहीं आने देती, प्लीज़ आप अवेयर हो जाए, जागृत हो जाइए। हम वहाँ कहीं ना कहीं खुद बीमार हो रहे हैं और बच्चे के ग्रोथ को हम अरेस्ट कर रहे हैं, बच्चे के ग्रोथ को हम डेवलप नहीं करने दे रहे हैं। क्योंकि हर एक जीव, ये पृथ्वी जो है वो पाठशाला है। इस पाठशाला में हर एक बंदा यहाँ पे कुछ लेसन सीख के उसकी लाइफ में आगे बढ़ने आया है। तो अगर हम सब इतना प्रोटेक्शन में रहेंगे तो क्या होगा? हम उसके ग्रोथ को नहीं होने देंगे। तो हमें बच्चों को डेवलप करना है, ग्रो करना है, ना कि उसको कमज़ोर बनाना है। चिंता करके हम उसको कमज़ोर बना रहे हैं। सोल्यूशन ढूंढे, उनको समझाइए कि चैलेंजेस जो है वो पार्ट ऑफ लाइफ है। आप अपने आप को समझाइए, जीवन में अवेयरनेस लाइए, मेडिटेशन करें, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़े और बुक से अवेयरनेस में आइए। कि क्यों, जब आप अवेयरनेस में आओगे, इस जो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बच्चे को लेके, फैमिली को लेके, जब जैसे ही वो ख़त्म हो जाएगा, बॉडी में दूसरा प्रोसेस शुरू हो जाएगा जिसको बोलते हैं हम हीलिंग प्रोसेस। ये हीलिंग अपने आप होता है, कोई बाहर से नहीं करने वाला। जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ कि अगर आँख में कुछ कचरा पड़ा है तो हम अगर दवाई डालेंगे तो आँख का दर्द कम होगा, पर अंदर खटकना, अंदर जो कचरे के कारण जो हमें
अनईजीनेस हो रहा है वो तो जब कचरा निकलेगा तभी खत्म होगा। तो जब आप अवेयर हो जाएंगे आप भी उनको अच्छी डायरेक्शन दे पाएंगे और राइट सॉल्यूशन देंगे, और वही राइट सॉल्यूशन से वो ग्रो होंगे। क्योंकि इंसान या तो पीड़ा से समझता है या फिर समझ से। आप या तो खुद चैलेंज लो, पीड़ा भुगतो और उससे ग्रो हो जाओ, या फिर आप वो अंडरस्टैंडिंग डाल दो कि इट्स ओके, चैलेंज इज अ पार्ट ऑफ लाइफ और इस चैलेंज से ऐसे निकलना है, तो बहुत इजी हो जाएगा लाइफ में। कम तकलीफ़ों में हम बहुत अच्छा जीवन जी पाएंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए पीएमसी हिंदी, स्वास्थ्य का सत्य। PMC हिंदी, बदले जीवन।